Okay, so let us start today's session with a quick revision of what we learned today, yesterday. So, if you remember, हमने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इफ यू रिमेम्बर. तो देन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस टू एल. हमारे पास दो चार्जेस है इक्वल बट अपोजिट. ओके, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये डिस्टेंस एल है, ये एल है, तो टोटल डिस्टेंस इज 2 है. ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन कैसे किया था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, तो पहले तो डाइपोल पता होगा तो आगे डेरिवेशन कुछ भी आप कर पाओगे. देन एक्सिस को डिफाइन करने के लिए व्हाट डू यू से इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस. आपके पास ये दो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर में से जो लाइन पास होगा that is called as axis of dipole. So axis of dipole was nothing but a line, a straight line passing through centers of both the charges. Okay, straight line passing through center of both the charges is called as axis of dipole. इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट द एक्सिस, तो पहले एक्सिस पता होना चाहिए. So axis of dipole is just a straight line passing through centers of both the charges. Then if you remember, a line passing through center of dipole and perpendicular to axis of dipole was called as equator of dipole. Right? हमने कल ये बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन किए थे. इक्वेटर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, दोनों में डिस्टेंस कितना होता है, so on so forth. Then we also defined, if you remember, what is electric dipole moment. तो कल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये डिफाइन किया था, इसको हमने डिनोट किया था बाय P. If you remember, electric dipole moment was defined as the product of, किसका किसका प्रोडक्ट था? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. दोनों चार्जेस में से एक चार्ज लेना है, उसका मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is defined as the product of magnitude of one of the charges and the distance between the two charges. Okay, या तो बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, ऐसा भी बोल सकते हो आप. ओके, देन आई टोल्ड यू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट. एंड लास्टली हमने इसका SI यूनिट फाइंड किया था. हमने बोला था चार्ज जो होता है वो होता है कूलम में, और ये जो होता है ये है मीटर, कूलम मीटर. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने इसके डायमेंशंस भी फाइंड किए थे. तो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हमने डायमेंशंस फाइंड किए थे, डायमेंशंस ऑफ चार्ज. बट चार्ज होता है A1T-1. चार्ज कैसे डिफाइन करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू डिफाइन करंट? करंट इज चार्ज per unit time, charge flowing per unit time. So charge will be I into T. I मतलब एम्पियर, करंट इज एम्पियर, एम्पियर A raised to 1 और T raised to +1 आना चाहिए. तो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर A1T1 और लेंथ का L1. तो हमने ये डायमेंशंस भी लास्ट सेशन में डिराइव किए थे. डू यू रिमेंबर दिस मच? पहले तो डाइपोल क्या है याद रहेगा, दो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट. अगर एक माइनस क्यू है तो दूसरे को प्लस क्यू ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता एक माइनस क्यू दूसरा 2Q. दैट इज नॉट डाइपोल. डाइपोल इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ओके,
सेपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों के दोनों चार्जेस को अगर आप एक ही पॉइंट पे रख देते हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बिकम न्यूट्रल। तो न्यूट्रल, कोई भी चीज न्यूट्रल हो तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों चार्जेस सेपरेटेड थे इसी के लिए इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। वी आर गोइंग टू लुक एट दोस प्रॉपर्टीज, हम देखेंगे। दूसरा, एक्सिस क्या है याद रहना ही चाहिए। straight line passing through centers of both the charges. Simple. Equator, straight line perpendicular to the axis passing through the center of the dipole. Then you should remember what is electric dipole moment. Correct? अगर यहां तक याद है तो now we can start next topic, torque acting on an electric dipole in an external uniform electric field. Uniform electric field. तो अब ऐसा है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई विल शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस एरोस। मैंने आपको बताया था पैरेलल एरोस ऑफ द सेम लेंथ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर एक जगह पे सेम है। अब इमेजिन दैट यू हैव डाइपोल इन दिस फील्ड। आपके पास ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यू हैव दिस चार्ज ओवर हियर minus q and this charge over here as plus q. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता होना ही चाहिए, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देन ये जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है दे मेक अ डाइपोल, और ये डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ द फील्ड अट्रैक्ट होगा, मतलब देयर इज अ फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स होगा। दिस फोर्स इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और जो दूसरा चार्ज है जो नेगेटिव है, इस पे एक फोर्स एक्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। राइट, हमको ये सब लिखना है, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको बोल देता हूं ये ए है, ये बी पॉइंट है मान लो। और डू यू रिमेंबर यू जस्ट सेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आ गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, देन व्हाट else you can do is, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल मोमेंट में एंगल है थीटा। मैं वापस से बता रहा हूं, द सिचुएशन इज सिंपल। आपके पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू हैव एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन बाय दिस ब्लू कलर्ड एरोस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यू नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। और आपके पास दो चार्जेस है, मतलब डाइपोल है। ये डाइपोल कहाँ रखा है आपने? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, कहाँ पे? फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द फील्ड टू द नेगेटिव ऑफ द फील्ड, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, राइट? तो यहाँ पे एक फोर्स है F which is given by Q into E, यहाँ पे एक फोर्स है F which is given by minus Q into E, right? So there are two equal but opposite forces acting at two different points. मैंने कल ही आपको बताया था, हमने ये इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिया था कल हमने, तो आई टोल्ड यू कि व्हाट हैपेंस इज, मैं वापस बता देता हूँ,
मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हो दोनों डायरेक्शन से, क्या होगा? नथिंग हैपेंस। व्हाई नथिंग हैपेंस? कैंसलेशन। क्यों कैंसलेशन? क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, सो इसको बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो मोशन, राइट? नाउ थिंक, ऐसा सोचो ये एक रॉड है, इसको मैंने एक फोर्स यहां लगाया और दूसरा फोर्स यहां पे लगाया। Yes, number one, it will not, these forces will not cancel out. Number two, this will start rotating about some axis which passes through center. और ये जो rod है, it will start rotating something like this. It will start rotating, right? Correct? तो मैंने आपको बताया था जो फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जब भी रोटेशन की बात होगी तो हम डिफाइन करते हैं टॉर्क। ओके, जब भी लीनियर मोशन होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? फोर्स। जब रोटेशनल मोशन होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? टॉर्क, राइट? So whenever there is straight line motion, force is responsible for that motion. Whenever there is rotational motion, torque is responsible for that motion. और यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मतलब देयर इज अ कपल, दो है ना, तो कपल। तो यहाँ पे टॉर्क को और एक नाम दिया था हमने, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट, ये वर्ड समझ लो अच्छे से, इट इज नॉट मूवमेंट, इट इज मोमेंट। नहीं तो बोला कि मूवमेंट ऑफ कपल, इट इज मोमेंट, MOMENT, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ये वर्ड जब भी आप यूज करोगे, रिमेंबर you can only use this word when you are talking about rotation. Moment of force, मैंने एग्जांपल भी दिया था दरवाजे का, we have real life examples here. So see, I just apply a single force, right? क्या मैंने किसी को बोला बाहर जाओ अपोजिट एंड से भी अप्लाई करो? No, single force. तो single force can also produce, one force can also produce rotation. वहां पे आप टॉर्क को क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि सिंगल फोर्स था। यहाँ पे कितने फोर्सेस है? 2, इसको क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ कपल। गुड, ओके। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पूरा मैथमेटिक्स देख लेंगे, इसका डेरिवेशन, और बाद में हम लिखेंगे। तो एज यू कैन सी, ये जो कपल है, आई मीन ऑफ कोर्स फोर्स F, one force is from left to right, other is from right to left. तो कपल, ये जो कपल है, टू फोर्सेस, ये इस डायपोल को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ओके, तो नाउ जब भी रोटेशन की बात होगी तब हम टॉर्क डिफाइन करते हैं। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क का डेफिनेशन आप पहली बार सुन रहे हो तो याद रख लेना, टॉर्क इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू, तो दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब Q इंटू E, एक था QE, दूसरा था माइनस QE, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सो टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल is defined as the product of magnitude of one of the forces and perpendicular distance between the two forces. दो forces में distance, I can take this distance, right? A to B, ये भी दोनों forces का distance है। AB, ये force, पहला force और दूसरा force, इन दोनों का distance है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आप ऐसा करोगे, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर लोगे, तो यू विल हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन। ओके, फिर जो दूसरा फोर्स है वहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो,
तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P. What is the minimum distance between two forces? B to P. So VP. So minimum distance. ये है definition of torque. Okay. तो torque को define कैसे करोगे? Torque or moment of couple is the product of magnitude of one of the forces and the minimum distance between the two forces. Okay, we will note it down बाद में, पहले देख लो, समझ लो पहले इसको. But if you remember, center to center distance कितना था? 2L. किया था क्या डिफाइन? ये 2L. तो यहां पे भी ये डिस्टेंस 2L, मतलब AB डिस्टेंस है 2L. ओके, कभी भी याद रखना, फिजिक्स में जो भी इक्वेशन आप बना रहे हो वो नॉन क्वांटिटी के टर्म्स में आना चाहिए. जो आपको पता है, 2L पता होगा, बोला होगा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो पता होता है. मतलब ये जो डिस्टेंस है मुझे बीपी फॉर्म में नहीं चलेगा. आई वांट दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ 2L. तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. कौन सा थ्योरम? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. वेरी गुड. तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लेते हो, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड मतलब बीपी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB. वेरी गुड. तो फ्रॉम हियर यू विल हैव BP इक्वल टू AB साइन थीटा. AB साइन थीटा, बट AB कितना है? 2L. तो यह आ जाएगा 2L साइन थीटा. तो यह आ जाएगा आपके पास QE2L साइन थीटा. करेक्ट. बट डू यू रिमेंबर Q into 2L? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. वेरी गुड. तो Q into 2L E sin theta, but this is nothing but electric dipole moment denoted by P. P E sin theta. Correct. Going back to chapter number 2 of physics. Do you remember AB sin theta ऐसा कुछ? Yes, it was A bar cross B bar. A bar dot B bar is AB cos theta. ये है A bar क्रॉस B bar. ये टॉर्क का इक्वेशन आपको मिला है स्केलर फॉर्म में. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क इक्वल टू P बार क्रॉस E बार मिलेगा. राइट. So this is the equation of torque acting on electric dipole when it is kept in external electric field. Correct. अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगले साल 12th में आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करोगे, फिर आप बोलोगे टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और तब डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बोलेगे वी नो दैट. सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टॉर्क इक्वल टू समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. इसको क्या बोला आपने? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. वहां बोलोगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. वहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिराइव हियर. ओके. तो अब हम ऐसा करेंगे, हम रिवाइज भी करते जाएंगे एंड आई आल्सो टेल यू हाउ टू राइट दिस इन एग्जाम. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि समझ में तो सब आ रहा है लेकिन लिखना नहीं आ रहा है. अब लिखना नहीं आ रहा है तो लिखना सीखो. पहले तो सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. राइट. क्या सिचुएशन है? आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है. वो कहाँ पे है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है. एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. तो स्टार्ट यहां से करना. कंसीडर
an electric dipole consisting of equal positive and negative charges separated by small distance well. Let this electric dipole be kept in an external uniform electric field as shown in figure. ओके तो पहले डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ 12 है, ये बता दिया। फिर आपने ये बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन थीटा के बारे में कुछ बताया, तो बताओ। लेट, मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स इज लाइक स्टोरी टेलिंग। ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो होगा, तो वही करना है। पहले तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, कभी भी स्टोरी मूवी देखते हो तो एब्रप्टली कोई भी आ जाता है बीच में, तो पहले इंट्रोडक्शन होता है। और इवन पिक्चर स्टार्ट होने से पहले वो लिखा होता है कौन क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, तो लिखो लेट थीटा बी द एंगल between axis of dipole या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट and the electric field, correct? अब you will say positive charge Q experiences a force in the direction of the field and negative charge minus Q experiences force in the direction opposite to that of electric field. Okay, so charge plus Q experiences a force in the direction of electric field E. Okay, and of course अभी इतना लिख ही लिया है तो ऐसा भी लिख लो, given by the force is given by Q into E. Similarly charge minus Q experiences a force in the direction opposite to, किसका opposite to that of E. Very good, to that of E, which is given by, तो इसका भी फोर्स लिख दो, which is given by, क्या था इसका फोर्स, F equal to minus Q into E, right? अब आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों फोर्स दे आर फॉर्मिंग अ couple and they're acting at two different points and they tend to rotate the dipole. These two forces form a couple and they act at two different points and hence they tend to rotate the dipole. ये डाइपोल को रोटेट करने का काम कर रहे हैं, इतना एक्सप्लेन कर दिया, राइट? करेक्ट। Therefore, torque acting on the dipole, अभी पहले तो एक काम करो, टॉर्क क्या है पहले वो डिफाइन कर देते हैं
और बाद में हम लोग लिख देंगे, या तो फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय. नाउ एक्सप्लेन हाउ डू यू डिफाइन टॉर्क. कैसे डिफाइन किया था टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब पहले तो समझ लो, टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसमें? बिटवीन द two forces, not charges. Charges में 2L is the minimum distance. Okay, it is perpendicular distance between the two forces. Right? Good. So this is nothing but Q into E, and this was BP from the diagram. Correct? But ये टॉर्क आ गया, आइए इसको प्रोनाउंस करते हैं टाउ बोलते हैं, दिस कॉल्ड एज टाउ, नॉट टाउ. So but you will see from figure sin theta was opposite side upon hypotenuse, so it is BP by AB. So therefore BP equal to AB sin of theta, but AB is 2L sin theta. Okay, now therefore tau is equal to QE 2L sin theta. Therefore, this is equal to Q 2L E sin theta. Therefore, tau equal to PE sin theta. Since P is Q into 2L. Okay. In vector notation, torque bar equal to P bar cross E bar. Right? तो now यहां तक तो हो गया. अब मैंने आपको बताया था एज एंड व्हेन, जब जब आप एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हो, उसी टाइम पे उसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर लेना है. और सेकेंडली, क्योंकि ये साइन थीटा पे डिपेंड करता है, और आपको पता है साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी होती है. मतलब ये जो टॉर्क है इसका भी कुछ मिनिमम वैल्यू होगा और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो जो जब भी फिजिक्स में जहां जहां पे साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा आए, उसी टाइम पे उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करते जाओ. डेफिनेटली इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी? 1. ओके. और मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी -1. ओके, ठीक है. फिलहाल -1 बोल रहे हो, दैट्स ओके. ओके, बाद में हम देखेंगे. सो बट यू हैव टू डिफाइन. सो मैं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करूंगा, मिनिमम हम फिलहाल नहीं करेंगे. जब जरूरत पड़ेगी तब हम मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन करेंगे. तो टॉर्क is maximum if theta is theta 0 तो sin 0 0. If theta is 90. Okay, right? Therefore tau max is equal to P into E. राइट? और इसका मतलब समझना जरूरी है. ठीक है, वो जो भी वैल्यू आई दैट इज ओके. यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या हो रहा है, फिजिकली क्या हो रहा है. फिजिकली ये हो रहा है कि मैक्सिमम मतलब एंगल थीटा 90 मतलब आपका जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है. ओके, आपने अभी भी बताया टॉर्क मैक्सिमम कब? जब साइन थीटा की वैल्यू 1.
मतलब थीटा की वैल्यू 90। इसका मतलब 90 मतलब थीटा एंगल था किसका, बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये एंगल होना चाहिए 90। मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा तब टॉर्क एक्ट होगा उस पर मैक्सिमम, करेक्ट। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा तब टॉर्क एक्ट होगा उस पर मैक्सिमम, राइट। तो मिनिमम टॉर्क मतलब जीरो। तो जीरो कब आएगा, जब एंगल जीरो। एंगल जीरो मतलब ओरिएंटेशन क्या होगा इसका, पैरेलल टू द फील्ड। वेरी गुड, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सीलेंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो चलो ठीक है, अब यहां तक आ गए। अब हम लोग एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, torque is wait, magnitude of one of the forces, मतलब force into distance, isn't it? Yes. What is force into distance? Work done. मतलब इसका डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम आने वाला है। लेकिन टॉर्क के लिए आप कभी भी जूल नहीं लिखते हो, यू नेवर राइट डाउन जूल, यू से फोर्स इज इन न्यूटन एंड दिस इज इन मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसको जूल में नहीं लिखते हो, बिकॉज टॉर्क एंड एनर्जी may have the same dimensions but they are not same physical quantities. तो इसको जूल में हम लोग नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। सो SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस के तो जो डायमेंशंस एनर्जी के वही इसके m1 L2 T -2, करेक्ट। यहां तक क्लियर, राइट। तो इफ आई टेल यू टू write a note on electric dipole moment or torque acting on an electric dipole moment in an external electric field, will you be able to derive this? कर पाओगे? Yes, good. तो let us solve example on this now, right? अभी इसकी बात कर ही रहे तो इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। You have example 10.9. An electric dipole of length 2 centimeter, of length 2 centimeter. अभी यहां तो फिगर में बताया है, नहीं भी बताया होगा तो 2L is 2 centimeter. Length of dipole is not L, it is 2L. नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस, तो गिवन क्वांटिटीज में आपको दिया है 2L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको L मत लिखना, अगर इसको L2 लिख दिया तो 2L 4 हो जाएगा। योर आंसर विल बी डबल ऑफ व्हाट यू शुड गेट। ओके, देन एंगल बताया आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका है 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, एज शोन इन फिगर। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, कितना टॉर्क दिया है, 10√3 न्यूटन मीटर। सी आई टोल्ड यू इट इज इन न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर नहीं तो बोलते ना वो जूल। Okay, calculate the magnitude of charge on the dipole. You are supposed to find out what is charge on the dipole. And of course, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है तो आपको याद होगा, टॉर्क वॉज Q into 2L into E into sin थीटा। तो अगर आपको याद है तो यू कैन से Q is equal to, Q फाइंड करना है ना आपको, Q फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन 2L इंटू E साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू 10√3, 2L इज 2 सेंटीमीटर, यहीं के यहीं पे मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये 2 इंटू 10 पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5, साइन ऑफ 30, how much is sin 30? 1/2, वेरी गुड। तो sin 30 यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसल,
10 पावर 5 और -2 मतलब 10 पावर 3, वो ऊपर जाएगा तो -3 इंटू 10 पावर 1 मतलब 10 पावर -2, तो ये आएगा √3 इंटू 10 पावर -2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ √3? 1.732 इंटू 10 पावर -2 कूलम. अगर आखिरी में यूनिट नहीं लिखा, हाफ मार्क गए. राइट? तो कितना इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. राइट? गुड. ओके, सो you have time to note this now. Okay, so अब if you remember, मैंने कल आपको बताया था in the last session, I mean, अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, okay, but you have learned that each charge produces electric field at a given point. तो यहाँ पे दोनों चार्जेस मिलके भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. तो यू हैव, लेट अस से, one charge which is negative, one charge which is positive, electric dipole. Of course they are separated by finite distance. Okay, then, और आपको पता है कि ये सेंटर है, ये L है, ये भी L है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. लेट अस से दिस इज A, दिस इज B. फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ई बार, उसको, उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हमको एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. मैं इसलिए कब से बोल रहा हूँ एक्सिस मतलब क्या पता होना चाहिए. व्हाट इज एक्सिस? अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस. आपके पास एक पी पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल. डाइपोल मतलब दो चार्जेस. और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ड्यू टू सिंगल चार्ज. अगर आपके पास सिंगल चार्ज है, आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड पी इज r. तो आप बोलते हो 1/4πε0 q/r². वेरी गुड, करेक्ट. इसका मतलब पहले तो कहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो इन द केस ऑफ डाइपोल, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. राइट? तो you should first know that while finding out, calculating electric field, the distance to the point is always measured from the center of the dipole. Right? अब इस P पॉइंट पे दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. अब आपको ये करना चाहिए कि पहले दोनों का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A is 1/4πε0 minus Q by डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस Q का, माइनस Q का किस पॉइंट से? P. R प्लस L. तो R प्लस L का स्क्वायर आएगा. करेक्ट? ओके, पक्का. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to charge at B is 1/4πε0. Charge is positive. Distance is R minus L. R minus L का स्क्वायर. बट रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड था वेक्टर क्वांटिटी. आपने यहां लिखा है उसका मैग्नीट्यूड. आपने उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे. अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे ड्यू टू प्लस Q एंड ड्यू टू माइनस Q, इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन. P पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे. वेरी गुड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इज अवे. तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to B.
और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फील्ड ज्यादा होगा, मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B इज ग्रेटर, ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। पक्का? देन electric field at point P due to charge at A is towards Q. Q my negative charge के लिए क्या होगा डायरेक्शन? Towards. So electric field here will be something like this. So this is electric field at P due to charge at A. So they are oppositely directed. ये एरो बड़ा दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऐसा मत समझना। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं टू नो द डायरेक्शन, दैट्स इट। तो ये जो मैंने अभी बताया, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो द डायरेक्शन, दैट्स इट। ओके, राइट। तो व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी इज दिस: इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to B is greater and electric field at P due to A is smaller and they are oppositely directed. Resultant कैसे फाइंड करोगे? माइनस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be electric field at point P due to B minus field at P due to A. और this you have already written here. आपने ये ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, तो this point onwards we will see in the next session detailed derivation because there's a lot of mathematics involved here. तो हम वो next session में करेंगे।